बच्चों टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक बार हम सर से ये भी जानेंगे कि व्हाट इज टॉलरेंस। हाँ बेटा, ये बहुत ही मैम सर बहुत बार क्वेश्चन आते भी रहते हैं बच्चों को। टॉलरेंस का मतलब होता है मैम कि कितनी डोज तक हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर पा रही है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग सर कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने हम यूज मैम करेंगे। देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या ना, जब भी कंसंट्रेशन पता करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पता करते हैं मैम, तो हम लोग 20 से लेकर 100 के बीच में पेशेंट रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखते हैं बेटा। तो सर डबल ब्लाइंडेड फेज क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स को जरा सही मैम इसके इसमें बारे क्या में होता है, बताइए। डबल ब्लाइंडेड का मतलब है जो यहाँ पर जो मेन अथॉरिटी है जो अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं उनको तो पता होता है, बट डॉक्टर को और पेशेंट को, इन दोनों को नहीं पता होता है कि कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट में जा रहा है। हेलो बच्चों, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू टॉक्स के अंदर। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली आप सभी के लिए मैं लेके आ रही हूँ काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी सारे जो है टॉक्स के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं बच्चों हमारे प्यारे, आप सबके प्यारे बच्चों, यहाँ पे जुड़ रहे हैं गजेंद्र उपाध्याय सर। तो सर thank you so much, आपका ma'am. बहुत Thank you बहुत so much, तहे ma'am. दिल से नमस्कार है Thank you, हमारे ma'am. टॉक के अंदर। थैंक यू। तो बेटा आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और जनरल अवेयरनेस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हम सभी को ये चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आज का टॉपिक रहने वाला है क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में मैं जानूंगी सर से, गजेंद्र सर से, कि क्या कुछ डिटेल्स हैं, मार्केट सिनेरियोज जानेंगे, आफ्टर मार्केट क्या इसका डिमांड है भाई, क्या इसके एस्पेक्ट हैं, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ओके, थैंक यू मैम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिनिकल ट्रायल्स है क्या? हाँ मैम, बताएं, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट को ये दिक्कत होता है कि सुबह उठे कोई मेडिसिन बन के हम लोग खा लेंगे, कोई जादू हो जाता है। नहीं, बट मैम इसके पीछे बहुत बड़ी साइंस है। अब बहुत साल लगते हैं किसी एक ड्रग को मार्केट मारने के लिए। तो जब भी हम लोग अपने ह्यूमंस को मेडिसिन देते हैं ना, तो हमारी जो भी अथॉरिटी है उनको ये चीज़ है कि भाई अगर ड्रग कम काम करे चलेगा, सेफ्टी के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो मैम जब भी हम लोग मार्केट में आने से पहले जो भी ट्रायल हम लोग ह्यूमंस पे कर रहे हैं, स्पेशली ह्यूमंस की बात होती है कि जब भी हम लोग ह्यूमंस पे करते हैं मैम, उस ट्रायल को हम लोग बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल। इनका एक ही एम है कि कितना हो सके उतना सेफ, इफेक्टिव और क्वालिटी मेंटेन हो सके उस मेडिसिन का मैम। ये होती है क्लिनिकल ट्रायल के अंदर। बिल्कुल। तो बेटा जो भी ड्रग आपकी मार्केट में आ रही है उससे पहले वो काफ़ी सारे फेजेस से गुजरती है। इसमें काफ़ी सारे फेजेस होते हैं, मैं आप सबको बता दूं। इसको हम फर्स्ट सारे फेजेस को एक साथ बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल्स, और इसमें आपके 4 फेजेस होते हैं जिसमें हम एक एक फेज पे बात करने वाले हैं सर से। तो सर फेज 1 ट्रायल जो होता है, हम किस टाइप पे लोगों पे करें, पेशेंट पे करें या हेल्दी वॉलंटियर्स पे करें, बिल्कुल। किस पे ये ट्रायल किया अगर जाता है? इसको फेज 1 के पहले मैं एक फेज जाना चाहता हूँ, उसको बोलते हैं माइक्रो माइक्रो डोजिंग फेज, जीरो फेज बोलते हैं मैम। एक्चुअली क्या है ना, कंपनी इतनी पैसे लगती है, अरबों खरबों पैसा लग रहा है। बिल्कुल। तो मान लीजिए अगर वो मेडिसिन बनाए, क्या ना, इस मेडिसिन ना कोई आया अपने रिसर्चर लेकर, पता है ये मेडिसिन जो है ना इतनी ज़बरदस्त मेडिसिन है कि इसको खाने से ना पार्किंसन दूसरे दिन खत्म हो जाता है। अब भाई, अब जो भी मैन्युफैक्चरर है वो देखिए, या जो भी अपनी इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री है, वो ये देखना चाहेगी ना जो मेडिसिन है जिसको बोल रहे हैं पार्किंसन सही कर देगा, क्या वो ब्रेन तक पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसलिए मैं उसे बोलते हैं माइक्रो डोजिंग, ताकि मुझे पता चल सके कि जहाँ पर ड्रग को पहुँचना है, जहाँ पर मेडिसिन को पहुँचना है, वहाँ पर पहुँच पा रहा है कि नहीं पहुँच पा रहा है। फिर मैम उसके बाद आते हैं हम लोग सिंपल सी बात फेज 1 के अंदर। अब मैम फेज 1 से यहाँ से समझ लीजिए कि स्टार्ट हो जाती है अपनी क्लिनिकल फेज, जो मेन हम लोग चार जानते हैं 1 2 3 4 में। तो फेज 1 में हम लोग क्या करते हैं मैम, पहले हेल्दी वॉलंटियर लेते हैं, मोस्ट ऑफ द हेल्दी वॉलंटियर लेते हैं। कुछ ऐसे केस हो जाएं लाइक उसको कैंसर है, तो भाई कैंसर वो ऐसे ही मरने वाले हैं, डेथ होने वाली है, तो क्यों हम लोग किसी हेल्दी पे परेशान करें। या कोई ऐसा चीज़ हो जैसे पार्किंसंस या तो एल्जाइमर के पेशेंट है मैम, वहाँ पर ही हम लोग पेशेंट लेते हैं। लेकिन मोस्टली हम लोग जो लेते हैं, सिंपल सी बात है, आपके हेल्दी वॉलंटियर लेते हैं। क्यों? 2-3 चीज़ है। पहले तो भाई उनकी इम्यून सिस्टम अच्छी खासी है, ऐसा ना हो कि पहले से बीमार थे भाई साहब, उन पे ट्रायल कर दिया, अब वो टाटा बाय बाय होने लगे। तो इसलिए हम लोग मैं यहाँ पर हेल्दी लेते हैं। यहाँ पर मेन एम होता है कि ड्रग की कितनी हम लोग मतलब लिमिट दे सकते हैं, कितनी डोज दे सकते हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग सिंपल सी बात करें तो फार्मा को काइनेटिक प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं कि इसका ADME क्या है। तो यहाँ पर कोई भी इफेक्टिवनेस की बात होती नहीं मैम, यहाँ पर कोई भी थेरापेटिक एक्शन की नहीं देखते हम लोग देखते हैं कि क्या मेडिसिन सेफ है। मतलब अगर कहीं पर फार्माकोकाइनेटिक दिख लें या सेफ्टी की बात करें या तो टॉलरेंस की बात करें, सब के सब हम लोग देखते हैं आपकी सिंपल सी बात है क्लिनिकल फेज 1 के अंदर में। सर एक आपने जो मुझे वर्ड यहाँ पे यूज किया टॉलरेंस, तो बच्चों टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, एक बार हम सर से ये भी जानेंगे कि व्हाट इज टॉलरेंस। हाँ बेटा, ये बहुत ही मैम पता है बहुत बार क्वेश्चन आते भी रहते हैं बच्चों में। टॉलरेंस का मतलब होता है मैम
मैम कि कितने डोज तक हमारी बॉडी उसको अडॉप्ट कर पा रहे हैं, मतलब कितना डोज हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ऑर्गन के अंदर क्या है, सिंपल सी बात, टॉलरेट कर पा रही है, तो उनको अडॉप्ट कर पा रही है, उससे बोलते हैं मैक्सिमम डोज कंसंट्रेशन। कितना लंबा समय तक डोज हमारे बॉडी में अडॉप्ट हो पा रहा है बिना कोई साइड एडवर्स इफेक्ट दिखाई हुए मैम, इसे बोलते हैं टॉलरेंस का लिया हमारा। चलिए, तो यहाँ पे मैंने सर से जो कंफर्म करा कि फेज़ 1 ट्रायल, और सर ने बहुत अच्छा फेज़ 0 की बात करी थी जिसको हम माइक्रो डोजिंग बोलते हैं बेटा। तो ये आजकल कंपनीज अपने लिए एक तरीके से कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रही होती है बेटा, तो इसमें हमें फेज़ 0 जो होता है उसमें एक तरीके से पता चल जाता है कि आगे जो हम ट्रायल करने जा रहे हैं वो सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं रहने वाला है, तो कॉस्ट को बचा लिया जाएगा। आगे जितना कॉस्ट आपके बिलियंस ऑफ डॉलर्स लग जाते हैं बेटा ये ट्रायल्स चलने में, ठीक है, और काफ़ी टाइम भी आपका जाता है। ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने की बात है और ये ट्रायल यहाँ पे ख़त्म, नो, इसके लिए आपको सालों लग जाते हैं ये सारे प्रोसेसेस को कंप्लीट करने के लिए बच्चों, ठीक है। यही बच्चों बोलना चाहूँगा ना, एक मूवी नहीं थी जिसमें जादू था, वो आया ऋतिक रोशन ऊपर का जादू, उनका दिमाग काम करना शुरू कर दिया। ये ऐसा नहीं होता है, इसमें प्रोसेस लगता है, इसमें सालों साल लगते हैं, ये जादू से नहीं बनता, ये साइंस से बनता है मेडिसिन। बिल्कुल। तो बच्चों, फर्स्ट जो ट्रायल होता है इसमें हम हेल्दी ही वॉलंटियर्स लेंगे, कोई भी नॉर्मल पेशेंट है, और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि कंसेंट फॉर्म फिल किया जाता है ना सर? हाँ, मैं इसमें बोलते हैं हम लोग इन्फॉर्म कंसेंट। इसमें क्या होता है, पूरी तरीके से आपको नॉलेज दी जाती है, क्या ड्रग है, क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या साइड इफेक्ट आ सकते हैं, तो पूरा आपके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं होगा, आपको पूरा बता दिया जाएगा। अगर आपको लग रहा है तभी आप पार्टिसिपेंट बन सकते हो, और अदरवाइज आप मना भी कर सकते हो। तो आपको एक प्रॉपर कंसेंट फॉर्म सिग्नेचर करना पड़ता है, आपका अप्रूवल है, आपकी रजामंदी है, तभी आप पे ट्रायल्स किए जाते हैं। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो आपके फेज़ 1 ट्रायल्स हैं इसमें सिर्फ और सिर्फ हेल्दी वॉलंटियर्स नहीं रहेंगे बच्चों, पेशेंट भी, एड्स का पेशेंट है, एड्स की दवाई अगर आपको चेक करनी है तो उसके लिए आप हेल्दी वॉलंटियर्स को तो नहीं यूज़ करोगे, उसके लिए आपको डिजीज पर्सन ही चाहिए। अल्जाइमर डिजीज़ है, इसके लिए भी, इपिलेप्सी का पेशेंट है तो पेशेंट चाहिए उसके लिए, ठीक है, हेल्दी वॉलंटियर्स पे हम नहीं ट्रायल करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, ये यहाँ से क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशंस में कई बार पूछे जाते हैं और बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग सर कि नंबर ऑफ वॉलंटियर्स कितने हम यूज करेंगे। मैम देखिए, हम लोग यहाँ पर क्या ना, जब भी कंसंट्रेशन पता करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स पता करते हैं मैम, तो हम लोग 20 से लेकर 100 के बीच में पेशेंट रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा रखते हैं बेटा। इसलिए मैम हम लोग इनको बोलते हैं, सिंपल सी बात है कि मतलब मोनोसेंट्रिक होता है, एक ही जगह पर होगा या एक ही हॉस्पिटल के अंदर होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग मोनोसेंट्रिक एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल। अब आ जाते हैं फेज़ 2 ट्रायल पे कि फेज़ 2 ट्रायल्स में सर नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हम कितने लेंगे, और इसमें मेनली चेक क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे हम चेक करते हैं। मैम अगर हम लोग बात करें मेडिसिन का, जो पहला युद्ध तो पार हो चुका, भाई ठीक है, मुझे मालूम चल गया कि इसकी एडीएमई ऐसे होती है, ये इस प्रोसेस से अपना ड्रग बाहर निकल रहा है। अब खेल यहाँ पर ये शुरू होगा कि भाई साहब जिनके लिए बना रहे हैं, मान लीजिए सिंपल सवाल कि लीवर की इन्फ्लामेशन के बना रहे हैं, या तो ऐसा हो सकता है कि एंटीबायोटिक बना रहे हैं, या तो कोई फीवर को कम करने के लिए बना रहे हैं। अब यहाँ से गेम शुरू होगा कि भाई साहब जिसके लिए आप आ रहे हो वो काम करोगे नहीं। मतलब सिंपल सी बात बोलूँ मैं तो यहाँ पर इफिकेसी चेक करते हैं, मतलब ड्रग अपना इफेक्ट दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। जो मुझे बताया गया था प्री क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, जिससे अप्रूवल मिला था मुझे DCGI का, क्या भाई यहाँ पर इफिकेसी दिख रहा है उसका? अगर यहाँ पर इफिकेसी चली गई, दिख रही है मुझे, सिंपल सी बात, तभी हम लोग नेक्स्ट फेज में जाते हैं। अब मैम पता है बहुत बच्चे ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि गुरुजी ये बताइए, जब मुझे 200 बच्चों के 200 या 300 के अंदर, सिंपल सी बात है, मुझे इफेक्ट दिख गया, हम लोग मार्केट में क्यों लाते हैं, हम लोग थर्ड फेज क्यों करेंगे? तो मैम यहाँ पर बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट होता है कि थर्ड फेज में क्यों गए, जब मुझे इफिकेसी चाहिए थी, सेकेंड फेज मिल गया, 500 लोगों को देख लिया, डायरेक्ट मार्केट में लेकर आए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग जोन है, कोई नॉर्थ, कोई ईस्ट, कोई साउथ, तो सबकी जेनेटिक मेकअप अलग अलग होती है, इसलिए हम लोग फर्दर क्लिनिकल फेज 3 में जाना पड़ता है मैम। तो अकॉर्डिंग टू द क्लिनिकल फेज 3 ट्रायल्स की, जो मैं सर से अभी क्वेश्चन, यही नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन था कि फेज 3 ट्रायल्स जो होते हैं इनमें नंबर ऑफ पेशेंट कितने रिक्वायर्ड होते हैं यहाँ पे। हाँ, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग बेटा कि ये डबल ब्लाइंडेड फेज होता है, दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर डबल ब्लाइंडेड फेज क्या होता है हमारे स्टूडेंट्स को जरा से इसके बारे में बताइए। डबल ब्लाइंडेड का मतलब है, जो यहाँ पर जो मेन अथॉरिटी है, जो अपना एक्सपेरिमेंट दिखा रहे हैं, उनको तो पता होता है, बट डॉक्टर को और पेशेंट को, इन दोनों को नहीं पता होता है कि
कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट में जा रहा है। हो सकता है किसी में चूरन भरा हो सकता है किसी के अंदर शुगर कोटेड हो, और किसी के अंदर मेन आपका इंग्रेडिएंट है जो एपीआई अपना बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ दोनों पेशेंट को भी और डॉक्टर को भी, दोनों को नहीं पता होता कि कौन सी मेडिसिन किसको दी जा रही है, ताकि कोई भी एक्सपेरिमेंट में बायस ना हो मैम, ताकि पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंट सही जा सके। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है मैम, हम लोग जिक्र करते हैं प्लेसिबो इफेक्ट का, कि हम लोग को लगता है ना कि हम लोग जैसा सोचते हो वैसा हो जाता है। अभी सोचने लगे बुखार आ रहा है, 10 मिनट लगता है, हाँ सच में बुखार में बीमार हूँ क्या। तो ऐसी ना हो, क्योंकि आपने मेडिसिन लिया तो आपके साइकोलॉजिकल ऐसे दिमाग में आ गए कि अब मेडिसिन ले लिया ना, अब मैं सही हो जाऊंगा। तो प्लेसिबो इफेक्ट है जो अपने हमारे अंदर इंडोर्फिन्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उनकी वजह से तो इफेक्ट नहीं आ रहा ना, इसलिए हम यहाँ पर डबल ब्लाइंड देखते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों आप लोग को मैं एक बार बता देती हूँ कि प्लेसिबो इफेक्ट क्या होता है। एक तरीके से डमी मेडिसिन की तरह ये काम करता है बच्चों। इसमें आपको मेडिसिन देखने में सब कुछ हूबहू आपको सेम मेडिसिन की तरह दिखाई देगा, लेकिन उसके अंदर क्या फिल है, क्या डाली गई है, जैसे कि शुगर सिरप मान लो आप, या फिर आपका जो छोटी गोलियां होती हैं, जो पेपरमिंट की गोलियां, जो पेपरमिंट की गोलियां, या फिर आपकी जो होम्योपैथी वाली छोटी छोटी शुगर वाले टैबलेट्स जैसे होते हैं, वो बना के इस तरीके से दिया जाता है, ताकि कई बार हमारा ना साइकोलॉजिकली हम अपने आप को ट्रीट कर लेते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा सर ने एग्जाम्पल दिया यहाँ पे आपको कि हम सोच के ठीक कर लेते हैं, बीमार कर लेते हैं खुद को। तो साइकोलॉजिकली भी पेशेंट ठीक हो जाता है, उसे लगता है मुझे दवाई मिल रही है, और लेकिन वो तो दवाई थी नहीं, वो तो एक डमी मेडिसिन था आपके लिए, है ना। और जो डॉक्टर था उसको भी नहीं पता था कि कौन सी मेडिसिन दी गई है ना, उसको भी नहीं पता है कौन सी मेडिसिन दी गई है। सेम इसी तरीके से फेज 1 ट्रायल की जब हम बात करते हैं तो वहां पे सिंगल ब्लाइंडेड फेज हो, उसको हम बोलते हैं। सिंगल ब्लाइंडेड फेज का क्या मतलब होता है, ये हम सर से जानेंगे। सिंगल ब्लाइंडेड मतलब पेशेंट को नहीं पता है कि उनके पास मेडिसिन आ रही है, वही डमी मेडिसिन आ रही है, बट डॉक्टर जो दे रहे हैं उनको पता है कि मैं इस पेशेंट को मेडिसिन दिया हूँ, या तो जो डमी मेडिसिन है वो दिया हूँ। उसमें डॉक्टर को पता होता है, सिंपल सी बात है, पेशेंट को नहीं पता होता है। ये अपने सिंपल बात सिंगल ब्लाइंडेड के अंदर आते हैं। तो मैम इसी लगे हाथ हम लोग क्लिनिकल फेज 3 की बात कर लेते हैं। 3 तो हो गया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स 4 की तरफ जाएंगे। तो एनडीए फाइलिंग की बात कर लेते हैं। मैं पता आप देखिए बच्चों या जितने भी लोग होते हैं ना सुनेंगे, तो सर ठीक है आपने बोला ना कि 500 पे काम करने पे मजा नहीं आया, 5000 पे काम कर दिए, 3000 पे काम कर दिए, अब तो मार्केट के अंदर आओ। नहीं, ऐसा नहीं है कि अब तुरंत मार्केट के अंदर आ देंगे। अब हमको एनडीए लिखना पड़ेगा, न्यू ड्रग एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा अपने डीसीजीआई, या जिनको आप लोग जानते हो सिडिस्को के नाम से, ठीक है। तो अगर वहाँ पर उनके डाटा देखेंगे कि हाँ भाई अब ये जो आपने दिया था, जो आपकी इफिकेसी दिखाई थी वो इफिकेसी आ गई, इतने पेशेंट पे आपने काम किया, पूरी तरीके से जो आपको इफेक्ट चाहिए था वो इफेक्ट आ चुका है। अब उसके बाद आपको डीसीजीआई से अप्रूवल मिलेगा। अब आप जाओगे पोस्ट मार्केटिंग के अंदर, जिसको हम बोलते हैं क्लिनिकल ट्रायल 4। ये गलती मत करना कि अगर ड्रग या मेडिसिन मार्केट में आ गया ना, अब उस पर कोई फेज नहीं है। मैम बहुत बार गलती करते हैं, एक बार क्वेश्चन ऐसे आ गया था ना कि लार्ज पॉपुलेशन कहाँ पर लेते हैं, दिमाग में फेज 3 है, ये भूल गया कि फेज 4 भी पोस्ट मार्केटिंग के अंदर है। तो जो मेडिसिन आ गया था वो भी अंडर सर्विलेंस है, उस पर भी नजर बनाई जाती है बेटा, जिसके लिए हम लोग अलग से ही पढ़ते हैं फार्माकोविजिलेंस, पूरी ब्रांच है। अब तो फार्माकोविजिलेंस के लिए नई गाइडलाइंस ये आ गई कि आपको हर सेगमेंट में पीवी को रखना ही पड़ेगा, नया जो गाइडलाइंस आ गया। और हाँ, सर ने कई सारे नाम यहाँ पे दिया कि डीसीजीआई है, सीडीएससीओ का नाम लिया सर ने। तो जो आपका बेटा सीडीएससीओ होती है, हमारी इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है जो कि सब कुछ मैनेज करती है, निगरानी करती है रिलेटेड टू द मेडिसिन। और डीसीजीआई जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, वो अप्रूवल देंगे कि हाँ आपने जो भी एविडेंसेस दिए हैं, जो भी ट्रायल्स किए अभी तक 3 तक, वो फाइनली सारे पैरामीटर्स को फॉलो अप कर रहा था और सारे पैरामीटर्स को चेक करते जा रहा है। ठीक है, तो उस पर आप चेक करोगे कि यस ये पैरामीटर करेक्ट है, टिक मार्क, नेक्स्ट करेक्ट है, टिक मार्क। अब फाइनली हम फेज 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। फेज 4 ट्रायल इज वेरी इंटरेस्टिंग, और यहाँ पे अच्छे पासा पलट जाता है बेटा यहाँ पे फेज 4 ट्रायल्स में। तो फेज 4 ट्रायल्स के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। तो सब फेज 4 ट्रायल के बारे में फेज 4 में बहुत अच्छा बोल दिया कि तुरंत पासा बदल जाता है, वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ बदल जाता है। मतलब जिनको हम लोग शक्तिमान बना के लेकर आए थे वो गंगाधर बन गए कि मुझे क्या पता, मैं तो गंगाधर हूँ। मैम एक मेडिसिन है रोफेकॉक्सिब के नाम से, COX-2 इनहिबिटर के नाम था। तो वो जब मार्केट में आया ना, तो सब डॉक्टर जितने भी थे एस्पिरिन को फेंक दिए कि एस्पिरिन ये पेप्टिक अल्सर करता है, सबसे मस्त मेडिसिन है अपना COX-2 वाला, COX-2 वाला। उसको बोला कि ना पूरे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहे हैं कि पता है इसकी इतनी अच्छी मेडिसिन तो है नहीं, इतनी अच्छी मेडिसिन है ना, ये आपके सिंपल सा एनाल्जेसिक इफेक्ट दिखा रहा है, आराम मिला, हेडेक के अंदर आराम भी मिल रहा है, उसके साथ कोई पेप्टिक अल्सर होता ही नहीं।
फिर भाई साहब 2 साल बाद मालूम चला ये तो भाई साहब पेप्टिक अल्सर कॉज नहीं करते, ये सीधा जान पे आते हैं। वहीं दिल जिनको आप बचा के रख रहे हो किसी और के उसी लिए, पे इफेक्ट वो कर रहा उन्हीं है। को मार रहे हैं भाई, मायोकार्डियल इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर दिए। हाँ ध्यान से बेटा, आपको ये बोल सकते हो कि क्या सर ये सब पे करते हैं? नहीं, ये सब पे नहीं करते, 1 लाख में कम से कम किसी एक पेशेंट को होगा, लेकिन हो तो रहा है ना। तो हमारी जो रेगुलेटरी बॉडी है, जो अथॉरिटी है, उनका मकसद है किसी एक भी इंसान को एडवर्स इफेक्ट नहीं दिखना चाहिए। आज वो मार्केट से खत्म हो गया मैम, बहुत सारे मेडिसिन ऐसे हैं जो पोस्ट मार्केटिंग में रहे, 2 साल 10 साल रहे, फिर इनको निकालना निमोसुलाइड का पड़ा। एक निमोसुलाइड, एग्जाम्पल ले हाँ, लेते हैं, वो मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया है तो ना। ये सब चीज़ें होती हैं। एडवर्स इफेक्ट को पकड़ना इसी में जाता है, क्योंकि बहुत लोग मिलेंगे तो ये ड्रग जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कुछ बच्चा होते हैं घर पे क्लास 12 तक मस्त रहते हैं, मैं अपने पापा का ना आदर्श बच्चा हूँ जी, पिताजी जी, मम्मी जी, जैसे भी फार्मा करने गए 1-2 साल बाद आए आप उन तो बस बाइक उठाएगा। तो ऐसी मेडिसिन ये भी है कि बस अभी तो मैं कम पेशेंट पे था तो अच्छा काम दिखाया मैं, अब 10-20 लाख भी दिखाना है तो अपनी हरकतें भी दिखाऊंगा कि जिनको अब इतना अच्छा समझ रहे हैं ना उतना अच्छा है नहीं, तो मैं वहीं पकड़े जाते हो, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी मेडिसिन को लेकर। फेज 4 ट्रायल होता है, इसके बारे में बता दूं, इस ट्रायल को हम बोलते हैं पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। ये बार बार फेज को पोस्ट ट्रायल जो आ रहा था, दैट इज कॉल्ड पोस्ट मार्केटिंग सर्वेलेंस। तो इसी ट्रायल पे आपका फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट इंटरवीन करता है, राइट। तो फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट जिसका विजिलेंस रखता है, निगरानी रखता है आपके मेडिसिन पे क्या चल रहा है, एडवर्स इफेक्ट डिटेक्शन, असेसमेंट, ईच एंड एवरी डिटेल्स जो है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट अपने पास रखता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा, जैसा कि सर ने भी बताया कि कोई ड्रग्स ऐसे होते हैं कि काफ़ी लंबे समय के बाद आपके बॉडी में इतना खतरनाक इफेक्ट दे रहे होते हैं, और इसमें भी ट्रायल में ना ये आपका लॉन्ग टाइम प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि फेज 4 ट्रायल का कोई एक लिमिट है, कोई ड्यूरेशन डिसाइड किया गया कि इतने टाइम ड्यूरेशन तक चलेगा ये ट्रायल्स। नो बेटा, ये आपका ऑनगोइंग प्रोसेस है। इसमें आपको जब कभी भी एडवर्स इफेक्ट इस तरीके का नोटेड हुआ, और उसके पीछे भी कुछ आपके फॉर्म्स होते हैं जिसको कि हम बोलते हैं ICSR फॉर्म, है कि नहीं। तो बेटा फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट इंडिविजुअल केस सेफ्टी डेटा जो है रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है, और इसमें किसी भी तरीके का एडवर्स इफेक्ट आया है तो डॉक्टर्स आपके इन्फॉर्म करेंगे। उस फॉर्म को फिल किया जाता है, उसमें किसी भी तरीके से पेशेंट की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया जाता है। इस फॉर्म को फिल किया जाएगा और इसमें नंबर्स ऑफ डेटा कलेक्ट होते जाएंगे। विजी डेटा फ्लो जो है उस पर आपका एंट्री होता जाएगा, और फाइनली हमारी जो उपसला मॉनिटरिंग सेंटर है, WHO, उसको हम फर्दर क्या करेंगे, भेजेंगे अपना किस तरीके फॉरवर्ड करेंगे कि ये भाई इस तरीके का प्रॉब्लम मतलब मैम एसोसिएटेड अगर मैं हुआ सिंपल सी बच्चों को बोलूं कि जब तक मेडिसिन का अस्तित्व मार्केट के अंदर है उन पे नज़र रखा जाएगा। वो कब क्या कांड कर देंगे कोई नहीं पता चलने वाला, इसलिए उनको बराबर नज़र रखना पड़ता है मैम। आपकी तरह ही जैसे कि सिंपल सी बात, आपके घर से बाहर निकले, अब आपके टीचर आपकी नज़र रखते हैं ना कि पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सेम उसी प्रकार से आप जब तक मेडिसिन आपके मार्केट में है तब तक उन पे फार्माकोविजिलेंस स्टडी होती रहेगी, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस होते रहेंगे मैम। मतलब कोई अंत नहीं है इनका, ठीक है। और इसका एक पता है विजिलेंस का भी आने का स्टोरी रहा है बेटा। ऐसा नहीं कि विजिलेंस डिपार्टमेंट और ऑल ऑफ सडन आ गया आपका मार्केट के अंदर। थैलिडोमाइड इंसिडेंट्स, थैलिडोमाइड जो ड्रग थी वो प्रेगनेंसी में फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर्स होते हैं बेटा उस टाइम पे दिया जाता था फॉर मॉर्निंग सिकनेस, वॉमिटिंग वगैरह जो होती है उसके केसेस में दिया जाता था। तो ये देखा गया कि नंबर्स ऑफ ऐसे आपके जब आफ्टर डिलीवरी ये देखा गया कि जो फीटस में कुछ तरीके की एबनॉर्मेलिटी हुई, बच्चा जब पैदा हो रहा है उसके बाद उसका जो हाथ है, लिम्स वगैरह हैं, वो सब आधे कटे हुए, आधे प्रॉपर डेवलप्ड नहीं। हम लोग मैम सिंपल से फोकोमेलिया बोलते हैं। हाँ। यस, तो फोकोमेलिया कंडीशंस डेवलप होती जा रही थी बच्चों। तो उसके बाद इंटरवीन किया गया है कि ये जरूरी है कि कौन सी दवाई प्रेग्नेंट वीमेन को देनी है, बच्चों को कौन सी देनी है, जीरियाट्रिक पेशेंट को कौन सी ड्रग गिवन करनी है। तो हर जगह विजिलेंस डिपार्टमेंट बहुत एक्टिवली वर्क करता है। जैसे विजिलेंस डिपार्टमेंट में भी अगर आप देखोगे तो बच्चों ART सेगमेंट आता है आपका, एड्स वगैरह के जो सेगमेंट्स होते हैं इन सब जगहों पे बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में आपको ADR देखने को मिलता है, एडवर्स इफेक्ट मिलता है। तो एक एक पॉइंट सब कुछ नोट किया जाता है ना। तो सर क्लिनिकल ट्रायल्स को एक बार हम समअप कर देते हैं, एक बार समअप कर दीजिए क्लिनिकल ट्रायल्स को बच्चे, ताकि स्टार्टिंग से करें बेटा। तो जब भी हाँ बिल्कुल, अगर बोलते हैं समरी जानना तो समरी अगर जानने की कोशिश करते हैं बेटा तो सिंपल सी बात, जो क्लिनिकल ट्रायल होता है अपना प्री क्लिनिकल ट्रायल के बाद आता है।
DCGI से अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके लिए एक लेटर लिखते हो। आप भाई लेटर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ के लेटर जो लिखते हैं उनको बोलते हैं हम लोग INDA, इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशंस। अगर आपकी प्री क्लिनिकल अच्छे से हुई है तब आपको फेज 1 की बात करते हैं, ठीक है। जो जीरो फेज होता है वो अपनी में जो अपनी इंडस्ट्री उनके लिए करते हैं, ठीक है। बट जो रियल अपनी है फेज 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग हेल्दी वॉलंटियर देखते हैं। एक लाइन बोलूँ तो मैं फार्मा को काइनेटिक स्टडी के लिए, अगर कहीं नहीं दिख रहा है तो सेफ्टी दिख जाएगा, वो नहीं दिख रहा तो आपको टॉलरेंस दिख जाएगा, और भी नहीं दिख रहा तो मैक्सिमम डोज कंसंट्रेशन दिख जाएगा, ठीक है। कोई भी स्टडी देख लो, मतलब एक ही है, ठीक है। ये हम लोग हेल्दी वॉलंटियर पे करते हैं। फिर आते हैं फेज 2, यहाँ से गेम स्टार्ट होता है कि भाई जो मेडिसिन जिस लिए ला रहा हूँ वो वही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस सिंपल सी बात है, इफिकेसी के लिए देखते हैं, ठीक है। अब हाँ सुनना, इसे बोलते हैं मोनोसेंट्रिक, एक ही हॉस्पिटल में करेंगे या एक ही सेंटर पे करेंगे। इसमें जो मैक्सिमम अपना है, सिंपल सी बात है, 200 से 400 500 तक भी हम लोग अपने सिंपल से पेशेंट ले लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं फेज 3 बेटा, इससे बोलते हैं मल्टी सेंट्रिक। मतलब आपके एक ही, मान लो दिल्ली है तो दिल्ली में नहीं होगा, आपके दिल्ली, यूपी, हरियाणा, फिर साउथ, फिर सिंपल सी बात चेन्नई, मतलब अलग अलग जोन पे होगा, इसलिए बोलते हैं इसको मल्टी सेंट्रिक है, ठीक है। यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो सबकी जेनेटिक मेकअप अलग अलग है तो इफेक्ट अलग अलग आ सकता है। वहाँ पर चेक करने के लिए कोई ADR इफेक्ट नहीं आ रहा है ना, ध्यान सुनना था, बहुत ज़्यादा चांस है। हाँ एक क्वेश्चन और, अगर आपको लगता है ना सर किस फेज में सबसे ज़्यादा चांस है कि मार्केट में ड्रग आए ही ना, तो सबसे पहले इफिकेसी कहाँ मिलती है, फेज 2 में। अगर फेज 2 में इफिकेसी नहीं मिला, वहीं पर टाटा बाय बाय हो जाएंगे, फिर हम लोग फेज 3 में नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अगर फिर उसके बाद मैम जो इसमें क्या है ना, नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा लेते हैं, लगभग 5000 तक हमारे पास पेशेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग NDA लिखेंगे अपना न्यू ड्रग एप्लीकेशन, किसको वहीं DCGI के पास भेजेंगे। फिर उसके बाद हमारा फेज 4 स्टार्ट होगा, जिसके बारे में हम लोग लगभग बहुत ज़्यादा डिस्कस किए मैम, कि फार्माकोविजिलेंस क्या है, पोस्ट मार्केटिंग सर्विजिलेंस क्या है, और जब तक मेडिसिन रहेंगे मार्केट के अंदर उन पर नज़र रखी जाएगी। ये पूरी तरीके से अपनी क्या है, क्लिनिकल ट्रायल फेज है। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टॉपिक जो टॉक हमारा चल रहा है इंटरेस्टिंग लगा होगा, और आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हुआ होगा, और अवेयरनेस भी, जैसा कि मैंने बोला था कि कोई फार्मा सेगमेंट का नहीं भी है तो उनके लिए भी अवेयरनेस ये हमने इस टॉक के माध्यम से आप तक पहुंचाया होगा। तो आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे इस टॉक को। तो सेम सीरीज़ आपका फर्दर कुछ नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ में हम मिलेंगे आप सभी से अपने चैनल पे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू सो मच।